बारिश लगातार हो रही थी। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकानदार की जगह थी, जहां गांव के 3 पुराने मित्र रामलाल, माधव और कैलाश गहरी सोच में डूबे हुए बैठे थे। आमतौर पर ये तीनों मिलकर हंसी मजाक करते, गांव के किस्से सुनाते, लेकिन आज इनकी आंखों में चिंता की रेखाएं थीं। रामलाल, माधव, तुम दोनों आज इतने चुप क्यों हो? गांव में कुछ गड़बड़ तो नहीं? कैलाश भाई, गांव में अब बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमने गांव के लिए अस्पताल तो बनवा दिया, लेकिन उसके लिए जरूरी बिस्तर और दवाएं खरीदने के पैसे अब नहीं बचे। तीनों ने मिलकर वर्षों की बचत से अस्पताल की इमारत तो बनवा दी थी, लेकिन अंदर जो जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए थीं, वे अधूरी रह गई थीं। मेरे पास कुछ पैसे थे, लेकिन मेरी बेटी की शादी में वो सारे खर्च हो गए। अब तो यही डर है कि जो अस्पताल बना भी है वो कहीं ऐसे ही खाली न रह जाए। तीनों के चेहरे पर निराशा थी। फिर कैलाश ने कुछ सोचते हुए कहा, इच्छापुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है। कई लोग उस जमीन को खरीदना चाहते थे। अगर हम उसे बेच दें तो शायद अस्पताल के लिए जरूरी चीजें खरीदी जा सकती है। आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? हाँ, वैसे भी अब मुझे वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा रिटायरमेंट पास है। मैंने सोचा है कि ज़िंदगी का बाकी समय यहीं इस गांव में बिताऊंगा, जहाँ लोग मिलकर अच्छा काम करना चाहते हैं, और अस्पताल बनवाना पुण्य का काम है। रामलाल और माधव ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों ने एक साथ कैलाश के इस निर्णय को सराहा। आप जैसे लोग ही इस गांव की असली ताकत हैं। अगली सुबह बारिश की फुहारों के बीच तीनों मित्र कैलाश, रामलाल और माधव इच्छापुर के लिए रवाना हुए। ट्रेन में बैठे बैठे वो आपस में बातें कर रहे थे। याद है रामलाल, हम बचपन में इसी लाइन से स्कूल जाते थे। कितनी बार इस स्टेशन पर बारिश में भीगते हुए खड़े हुए थे। हाँ, और तुम्हारी वही पुरानी छतरी जो आधी खुलती थी। ट्रेन जैसे ही इच्छापुर स्टेशन पर पहुंची, सूरज ढल चुका था। स्टेशन लगभग सुनसान था। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरे वो देखो, कोई आ रहा है। शायद हमारी किस्मत आज साथ दे रही है। वो आदमी पास आते ही कैलाश चौंक पड़ा। रुकिए, ये तो रतन है, मेरा पुराना परिचित। कैलाश, इतने साल बाद कैसे हो तुम यहाँ? अरे रतन भैया, ये रामलाल और माधव है। हम तीनों मेरे गांव जा रहे हैं। जमीन बेचने के लिए आया हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम सबको नदी किनारे छोड़ देता हूँ। अभी अभी घाट पर गया था, लेकिन बारिश के कारण कोई नाविक नहीं है। अगर नाव मिल गई तो ठीक, नहीं तो मेरे घर चलना, पास ही है। तीनों ने रतन के साथ उस जगह की और नदी किनारे की ओर निकल पड़े। इस सफर में अंधेरा और रहस्य धीरे धीरे उनके साथ हो रहा था, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो सभी लोग जब नदी किनारे पहुंची, तब रात लगभग पूरी हो चुकी थी। आसमान में घने बादल थे और नदी पहले से कहीं ज्यादा उग्र दिख रही थी। ये नदी तो हमेशा शांत होती थी, आज इतनी तेज कैसे बह रही है? बारिश की वजह से पानी बहुत बढ़ गया है। और हाँ, मैंने कहा था ना, घाट पर कोई माझी नहीं है। इतनी रात को कौन नाव चलाएगा? अब क्या करें? बारिश कभी भी तेज हो सकती है और ये इलाका सुनसान है। रतन भैया, आप ही बताइए, अब क्या किया जाए? अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो चलिए, मेरे घर पास ही है। आज की रात वहीं बिता लीजिए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद तीनों तैयार हो गए। वे रतन के साथ उसके घर की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि जिस घर में वो रात बिताने जा रहे हैं, वह घर कई रहस्यों का गवाह बन चुका है। एक ऐसा स्थान जहां हर ईंट कोई कहानी कहती है, कुछ डरावनी, कुछ अधूरी। रतन का घर एक पुराना टूटी छत वाला मकान था। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। भैया, ये बदबू कैसी है? और ये फर्श भी गीला गीला क्यों लग रहा है? असल में ये घर तो ज्यादातर बंद ही रहता है। मैं तो गाड़ी चलाकर बाहर ही रहता हूँ। शायद बारिश का पानी खिड़की से अंदर आ गया होगा। खैर, कोई बात नहीं, छत तो सही है, रात गुजर जाएगी। भैया, खाना वगैरह कुछ मिलेगा क्या? माफ कीजिए, कुछ नहीं बना पाया, लेकिन आप चिंता ना करें। अगर चाहें तो आप लोग इस कमरे में आराम कर लें।
बाहर चला जाता हूं। रतन बाहर चला गया। तीनों दोस्तों ने कमरे में चटाई बिछाई और थकान से लेट गए। आधी रात को कैलाश की नींद एक अजीब सी खड़खड़ाहट से खुली। ऐसा लगा जैसे कोई घर के पीछे मिट्टी खोद रहा हो। पहले तो उन्होंने अनदेखा किया, लेकिन आवाज बढ़ती गई। रामलाल, माधव, उठो, बाहर कुछ गड़बड़ है। सब तीनों खिड़की के पास जाकर देखते हैं। बाहर एक पेड़ के नीचे कोई आकृति कुछ खोद रही है। ये तो रतन है। वो क्या कर रहा है रात के इस वक्त? पता नहीं, लेकिन चलो बाहर चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तीनों धीरे धीरे घर से बाहर निकले और पेड़ की ओर बढ़े। तीनों दोस्त पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे। सामने रतन कुछ खोद रहा था। बारिश की बूंदें अब भी रुक रुक कर गिर रही थीं, लेकिन उस आदमी के हाथों में थकावट नहीं थी, बस एक सनक सी थी। ये तो सच में रतन है, पर ये रात को यहाँ अकेले क्या खोद रहा है? कहीं कोई लाश तो नहीं दबा रहा? चुप रहो, पहले पास चलकर देखो तो सही। तीनों धीरे धीरे पास पहुंचते हैं, लेकिन अचानक रतन पलटकर उन्हें देख लेता है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, ये सब क्या है? आप रात को मिट्टी क्यों खोद रहे हैं? ये मेरी माँ की समाधि है। मैं हर साल आज की रात थोड़ा सा दीपक जलाने के लिए मिट्टी हटाता हूँ। तुम लोगों को शक करने की जरूरत नहीं। तीनों थोड़े शांत तो हो गए, लेकिन एक अनकही बेचैनी अब भी उनके साथ थी। रात के तीसरे पहर तीनों दोस्त फिर से कमरे में लेटे थे। बाहर बारिश धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब कमरे में सन्नाटा नहीं था, बल्कि वहां कोई हाजिरी लगा रहा था। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता है, खिड़की खुल जाती है, दीवार पर टंगी घड़ी उल्टी घूमने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? ये खिड़की अपने आप? और ये घड़ी उल्टी कैसे चल रही है? तभी दीवार पर एक पुराना कैलेंडर उड़कर गिरता है और उसमें से एक पुरानी फोटो निकलती है। अस्पताल की इमारत और उसके आगे सफेद कोट में खड़े 4 लोग, एक चेहरा रतन जैसा ही। ये तो रतन जैसा दिख रहा है, पर ये फोटो कितनी पुरानी है? उनके हाथ जो लगा वो केवल फोटो नहीं थी, वो था एक अधूरा इतिहास, एक अधूरी कहानी जो फिर से दोहराई जाने वाली थी। अगली सुबह रतन उन्हें नदी पार ले जाने को राजी हो गया। नाव चलाते हुए वो चुप था, उसका चेहरा थका हुआ पर आंखों में कुछ छुपा हुआ। नदी पार करके तीनों जब गांव पहुंचे, वहां सब कुछ वीरान लग रहा था। पुराने घर, सूने रास्ते और दूर से दिखती एक इमारत अस्पताल। ये अस्पताल, ये तो कुछ ज्यादा ही पुराना लग रहा है। पर हमने इसे तो कुछ साल पहले ही बनवाया था। तीनों जब अस्पताल के दरवाजे के पास पहुंचे तो वो अपने आप खुल गया। इसका मतलब कोई तो अंदर है। अस्पताल के एक कमरे में कुछ पुरानी फाइलें रखी थीं। उनमें से एक फाइल पर लिखा था, दुर्घटना 1987 डॉक्टर रघुवीर केस। डॉक्टर रघुवीर, ये कौन थे? यहाँ लिखा है, अस्पताल में चल रहे अवैध ऑपरेशन का भंडाफोड़ हुआ, डॉक्टर लापता, मामला बंद। तो क्या रघुवीर डॉक्टर और रतन? तभी दीवार पर बनी एक पेंटिंग गिरती है और उसके पीछे एक छोटा सा लोहे का लॉकर दिखता है। लॉकर के अंदर था एक और सच, एक पुराना लैब कोट जिस पर खून के धब्बे थे और एक नाम, टैग डॉक्टर रघुवीर। जैसे ही तीनों लॉकर से बाहर निकले, रतन उनके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अब वो पुराना स्नेह नहीं था, बल्कि एक भयानक सन्नाटा था। तुम लोग बहुत दूर आ गए हो, अब लौट नहीं सकते। तो तुम ही डॉक्टर रघुवीर हो? तुमने खुद को रतन क्यों कहा? क्योंकि इस गांव ने मुझे भुला दिया। मैं वही हूं जिसने गांव वालों के लिए रात दिन अस्पताल चलाया, लेकिन बदले में क्या मिला? बदनामी और एक झूठा केस। तुमने क्या किया? अब तुम तीनों ही मेरी सच्चाई की गवाही बनोगे, या फिर रहोगे उसी अस्पताल में हमेशा के लिए। कैमरा रतन के चेहरे पर क्लोज होता है, जो धीरे धीरे बदलता है एक पिघलता हुआ भूतिया चेहरा। तीनों दोस्तों को अब अपनी जान बचानी थी। वे अस्पताल से भागने लगे। दरवाजे बंद, खिड़कियां जंग लगी, लेकिन हिम्मत बाकी थी। यही मौका है, भागो।
तुम नहीं बच सकते। तीनों दोस्त सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और अचानक किसी के रोने की हल्की आवाज। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है जैसे कोई बच्चा रो रहा है। ये रघुवीर की आत्मा है, उसकी सजा अधूरी है। सुरंग में एक छोटी सी दीवार पर तीनों को एक पुराना दरवाजा मिला और जब खोला तो जैसे पूरा अतीत सामने आ गया। तीनों एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं जहां मशीनें टूटी हुई पड़ी हैं लेकिन बिजली चालू है। ये अब तक चालू कैसे है? तभी एक पुराने सीसीटीवी मॉनिटर पर कोई डॉक्टर नजर आता है जो रतन यानी डौ रघुवीर जैसा दिखता है। ये तो वो है, लेकिन ये लाइव कैसे हो सकता है? तभी सामने से धुंध में एक परछाई बनती है। सफेद कोट में एक आत्मा डॉक्टर रघुवीर की। मैंने गांव की भलाई के लिए काम किया, लेकिन लोगों की नजरों में विलेन बन गया। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ सच्चाई, बस यही कि कोई मेरी बात सुने और मेरे अस्पताल को मेरी आत्मा से मुक्त कर दे। हाँ। तीनों आत्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं। आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलती है और गायब हो जाती है। तीनों सुरंग से बाहर निकले और जब इच्छापुर गांव पहुंचे तो उन्हें लगा कुछ अलग है। गांव थोड़ा बदल गया है। ये लोग हमें पहचान क्यों नहीं रहे? उनके मोबाइल, घड़ी सब बंद थे, जैसे वक्त उनके लिए थम गया था। गांव के पुराने पुजारी ने उन्हें बुलाया। जो लोग आत्मा के अधूरे कर्म में पड़ते हैं उन्हें समय की रेखा से अलग कर दिया जाता है। मतलब हम बीते हुए वक्त में अटक गए थे। हाँ, और केवल आत्मा की मुक्ति ही तुम्हें वर्तमान में वापस लाएगी। पुजारी तीनों को गंगाजल देते हैं और मंदिर की घंटी बजती है। आत्मा की अंतिम विदाई के लिए एक यज्ञ रचाया गया। रघुवीर की तस्वीर, अस्पताल की फाइलें और खून से सना कोट अग्नि में समर्पित किए गए। देखो, अस्पताल की इमारत जल रही है। नहीं, ये उसका भूतिया रूप है जो जा रहा है। आग की लपटों में से रघुवीर का चेहरा दिखता है, मुस्कुराता हुआ, फिर हवा में विलीन होता है। अग्नि शांत होती है। तीनों ने आंखें खोली। अब वो उसी अस्पताल के सामने खड़े थे, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। हम वापस आ गए। ये बोर्ड डॉक्टर रघुवीर ग्रामीण चिकित्सालय। हमने समय को बदल दिया, इतिहास को सही किया। गांव वालों ने अस्पताल को अपनाया। अब वहां हर रोज मरीजों की कतार लगती है। डॉक्टर काम कर रहे हैं और बच्चों की किलकारियां सुनाई देती हैं। अब तो रघुवीर बाबा की आत्मा भी खुश होगी। तीनों मित्र एक साथ अस्पताल की ओर देखते हैं, संतोष भरी मुस्कान के साथ। एक रात माधव अस्पताल में देर से रुका था। जब वो फाइल अलमारी बंद करने लगा, तब अलमारी के पीछे उसे एक डायरी मिली। उस पर लिखा था, डॉक्टर रघुवीर भाग 1। भाग 1? तो क्या रघुवीर अकेले था या फिर कोई और भी था जो अंधेरे में काम कर रहा था? कहानी पूरी नहीं होती। कभी कभी भूत सिर्फ भूत नहीं होते, वो इतिहास होते हैं जो सही सुने जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। हमने एक आत्मा को मुक्त किया, पर कई कहानियां अब भी उस अस्पताल की दीवारों में बंद है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हॉरर स्टोरीज। क्या आप जानना चाहेंगे कि डायरी में क्या लिखा था?